मैं आपको मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से और मरियम नवाज शरीफ की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहती हूं। राना सनाउल्लाह तो वाकई जिंदाबाद, क्योंकि राना सनाउल्लाह को देख के हम बहादुरी देखते हैं। मुझे अपनी तकरीर भूल गई आपका जज्बा देख के। बिलखसूस मैं अपनी इन बच्चियों से मुखातिब हूं जो आज यहां पर आई हैं माशाअल्लाह, और इतनी खुश भी लग रही हैं और पूरा पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। तो आप सब के ऊपर मुझे बहुत बहुत फख्र है, और आपका जज्बा देख के मुझे ये समझ आ गई है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हाथों में है। मेरे बच्चों, जो हमने लॉन्च किया मुस्लिम लीग नून का शेर जवान, मुझे ये बताने में बेहद खुशी महसूस हो रही है कि शेर जवान अभी हमने लॉन्च नहीं किया ऑफिशियली, आज लॉन्च हो रहा है, लेकिन शेर जवान का जो मुझे फीडबैक और जो रिस्पांस पूरे पाकिस्तान से आ रहा है वो ओवरवेलमिंग है बच्चों। माशाल्लाह, वेरी वेल डन। और आज मैं इन बच्चों से तो मुखातिब हूं जो यहां बैठे हुए हैं। मैं ये भी बता दूं कि मुझे हजारों तलबा इसमें शरीक होना चाहते थे, लेकिन मेरे पास बड़ी मजबूरी थी, मेरे पास जगह नहीं थी। मेरे पास ये मॉडल टाउन हेडक्वार्टर्स का PMLN का सिर्फ ये लॉन था, और क्योंकि हमारे पे तो हमारी अपनी जमीन के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हैं, तो जहां हम जाना चाहते हैं वो ग्राउंड के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं, उनकी इजाजत भी हमें नहीं मिलती, तो हमें इसी ग्राउंड में ये करना पड़ा। लेकिन ये कोई पहला लॉन्च नहीं है। इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सब सूबों के अंदर जाके इस तहरीक को लॉन्च करूं। कल मुझे KPK के स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आपने हमें नहीं बुलाया, उन्होंने शिकवा किया। तो मैंने उनसे ये वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला मैं KPK आके खुद इस मूवमेंट को लॉन्च करूंगी। अच्छा, मैंने कदम बढ़ा दिया, अब आपको बढ़ाना है कदम इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों, जरा नारों से आगे बढ़कर भी हम थोड़ी सीरियस बात कर लें, बहुत जरूरी है, ताकि आपको और पाकिस्तान के सारे तलबा को ये पता चले कि ये शेर जवान मूवमेंट क्या है और इसके मकासद क्या हैं। सबसे पहले, ये तहरीक तो बज़ाहिर नई है, इसका नाम नया है शेर जवान, लेकिन मैं दिल से ये समझती हूं कि ये इस तहरीक के मकासद वही हैं जिसकी बुनियाद आज से 83 साल पहले, 83 इयर्स पहले 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम से रखी गई थी, जिसके सरप्रस्त आला कायद आजम मोहम्मद अली जनात खुद थे, और जिसने कायद की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया था। मुझे अब वो याद आ रहा है, मैंने लिखा है वो 1937 में कलकत्ता में मुस्लिम नौजवानों से खिताब करते हुए कायद आजम ने फरमाया था कि नई नस्ल के नौजवानों, आप में से अक्सर इकबाल और जिना बनेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि कौम का मुस्तकबिल आप लोगों के महफूज हाथों में रहेगा ना? बोलो इंशाअल्लाह। तो शेर जवान, देखो, कहते हैं कि इसमें खवातीन को इन्वॉल्व नहीं किया, उसमें शेर जवान जो है वो जेंडर स्पेसिफिक है। शेर जवान बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है।
हम सब भी शेर हैं, शेरनियां इंशाअल्लाह ताला, और इसी जज्बे से लड़ेंगे। चलो नारे ठहर के लगाएंगे, पहले बात करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये कितनी सीरियस जिम्मेदारी है आपके ऊपर, इस मुल्क की और इस कौम की। तो मैं ये समझती हूं कि 72 इयर्स पहले पाकिस्तान जब बना था, उसके जो अगराज और मकासद थे, जिस लिए पाकिस्तान बना था, हमें आज भी सही मायनों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आई। तो ये शेर जवान जो तहरीक है, इसको मैं तहरीक का नाम देती हूं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसको पीडीएम कहते हैं, जिसकी आवाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बने और उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया है, मैं उस पर भी बात करूंगी अभी। लेकिन शेर जवान जो है, वो मेरे आप जैसे जो बहुत ही प्रॉमिसिंग पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनको सियासी शऊर देने की तहरीक है। शेर जवान जो है वो आपके हकूक, मेरी जो बच्चियां यहां पे बैठी हैं, जो बच्चे यहां पे बैठे हैं, इनके हकूक का एहसास और शऊर बेदार करने की तहरीक है। पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान के क़याम का मकसद याद दिलाने की तहरीक है। पाकिस्तान के नौजवानों को इकबाल का शाहीन बनाने की तहरीक है। आप सबको मादरे मिल्लत का पैगाम समझाने की तहरीक है। आप सबको आईन का मतलब समझाने की तहरीक है। पाकिस्तान के नौजवानों को जमहूरी निजाम पर एतमाद देने की तहरीक है। पाकिस्तान के नौजवानों को हाइब्रिड निजाम, जिसको आजकल हाइब्रिड हुकूमत कहते हैं ना, उसके खतरात समझाने की तहरीक है। पाकिस्तान के नौजवानों यानी कि मुस्तकबिल की क़यादत जो आप में से उठेगी इंशाअल्लाह, उसको तैयार करने की तहरीक है। आपकी जो उम्मीदें डगमगा रही हैं, ख्वाब जो टूट रहे हैं, ये उनको बिखरने से बचाने की, आपके ख्वाबों को जोड़ने और समेटने की तहरीक है। मेरे बच्चों, जानते हो ना कि गुलामी कितनी बड़ी सजा है? जानते हो गुलामी कितनी बड़ी सजा है? गुलामी से बड़ी कोई सजा नहीं है। गुलामी वो बला है जो इंसानों से बात करने की आजादी छीन लेती है। ये वो जंजीर है जो आपको ताकतवर के आगे झुकने पे मजबूर करती है। गुलामी वो बला है जो आपको सर फेंक कर, आपको खौफ के अंदर मुब्तला करके भेड़ बकरियों की तरह हांके जाने पर मजबूर करती है। गुलामी वो पर्दा है जो हमारे जहनों पे डाल दिया जाता है ताकि हमें सच्चाई और हक का रास्ता नजर ना आए, ताकि आप गलत को गलत ना कह सकें, आप अपना हक ना मांग सकें, आप अपने हकूक पर खामोश हो जाएं। आपका हक, मेरे बच्चों बच्चियों, आपका हक आपको भीख की तरह दिया जाए, और आपको सिर्फ वही दिया जाए जो ताकतवर की मर्जी हो। कोई अपना हक मांगे, सवाल करे, तो उसको काले पानी की सजा सुना दी जाए। अभी मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो वाला सूबा बलोचिस्तान, पाकिस्तान का काबिले फख्र सूबा, जिसमें सुई के मकाम से अरबों रुपए की गैस पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती है, और उसी बलोचिस्तान में जहां पंजाब के अंदर उनको पीएमएलएन की हुकूमत ने स्कॉलरशिप्स दिए थे, सिर्फ 600 स्कॉलरशिप्स, मेरे बच्चों 600 स्कॉलरशिप्स भी उनसे छीन लिए गए। और वो 12 दिन से बच्चे सड़कों पे रुल रहे थे, अपने घरों को छोड़ के आए थे, अच्छे घरों के बच्चे थे,
आप ही जैसे बच्चे थे वो। जब मैंने सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें देखी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने रात को यह फैसला किया कि मैं सुबह उनके पास जाऊंगी। 12 दिन वो बच्चे लॉन्ग मार्च करते रहे, पैदल सड़कों पे रुलते रहे। इस हुकूमत में से किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि उन बच्चों को जाके पूछे और कहें कि आपका क्या मसला है। जब मैं उन बच्चों के पास गई तो मैं हल्फन आपको ये बात बताती हूं कि उनकी आंखें ना सो सकने की वजह से, घर से दरबदर होने की वजह से लाल थीं। उनके बाल और उनके चेहरे गद से अटे पड़े थे। अपने घरों से माओं के बच्चे 12-12, 14-14 दिन से निकले हुए थे, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनने नहीं आया। तो मैं ये, अगर आपका हक भी आपको भीख की तरह दिया जाएगा और आपके साथ ये सलूक होगा, तो ये चीज ना नवाज शरीफ को मंजूर है, ना मरियम नवाज को मंजूर है। और मेरे बच्चों, हम गुलामी की बात कर रहे थे ना। गुलामी वो होती है जब कराची में सिंध के आईजी को अगवा कर लिया जाता है और उसको घंटों हब्से बेजा में रखा जाता है। उसके फोन उससे ले लिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करो। वो कहता है मैं नहीं कर सकता, मुझे इजाजत नहीं है। तो उसको कहा जाता है कि तुम यहां से नहीं जा सकते जब तक तुम गिरफ्तारी के ऑर्डर्स पे दस्तखत ना करो। और गुलामी ये होती है, ये मेरी जो बच्चियां यहां बैठी हैं ये समझेंगी इस बात को, कि मैं सुबह 6:30 बजे 6 बजे अपने कमरे में सोई हूं और मेरा दरवाजा तोड़ के ये कमरे के अंदर आ गए। क्या रियासत अपनी बेटियों बहनों के साथ ये सलूक करती है? और अगर हमने इस पे आवाज ना उठाई, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, तो ये पाकिस्तान के हर घर में यही चीज पहुंचेगी। फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए हमें इस पे के खिलाफ आवाज उठानी है। मुझे बताओ कि पुलिस क्या कोई कमतर मखलूक है? आपकी वो दिन रात खिदमत करते हैं, क्या पुलिस वाले इंसान नहीं होते? क्या काली वर्दी जो सिंध की पुलिस की है, क्या वो कमतर वर्दी है? मुझे बताओ, हाथ उठा के मुझे बताओ, क्या पुलिस की वर्दी कमतर वर्दी है? क्या पाकिस्तान हमने इसलिए हासिल किया था? पाकिस्तान बनाने वाले हमारे बुजुर्गों की सोच, माल और जान, इज्जत और आबरू की कुर्बानियां देने वाले हमारे बुजुर्ग, उनको जिस कुर्बानियों की शक्ल दी गई मेरे बच्चों, उसको आईने पाकिस्तान कहते हैं। मुझे ये बहुत लोग ये कहते हैं कि आप जब आईन की बात करती हैं आवाम से तो उनको समझ नहीं आती। मुझे बताओ मेरे बच्चों, आपको आईन की बात समझ आती है या नहीं आती? आईन जो है वो आपके हकूक की किताब है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हमें समझ नहीं आती। वो आपके हकूक की किताब है। उस किताब में लिखा है कि पाकिस्तान में क्या होगा। उस किताब में लिखा है कि पाकिस्तान में क्या नहीं होगा। उस किताब में लिखा है कि किसका क्या हक है। उस किताब में लिखा है किसका हक क्या नहीं है। आईन की किताब में लिखा है कि किसने क्या काम करना है, और आईन ही की किताब में लिखा है कि किसका क्या काम नहीं है। देख लो, गौर से देखो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बेटों, मेरे बेटियों, पाकिस्तान के मेहमानों, गौर से देखो और फिर बताओ। आईन की किताब पढ़ो और फिर देखो कि नवाज शरीफ के मुतालबात क्या हैं। अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, उर्दू भी पढ़ते हो, समझते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, समझते हो, अगर मेरे बच्चों नवाज शरीफ का एक भी मुतालबा आईन से मुतसादिम है, तो ना नवाज शरीफ का साथ देना, ना मरियम नवाज का साथ देना। आप सबने मुताला पाकिस्तान पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना बचपन से, जिसको पाकिस्तान स्टडीज भी कहते हैं, पढ़ा है ना।
उसकी रोशनी में देखो, जो भी पढ़ा है उसी की रोशनी में देखो, और फिर बताओ कि नवाज शरीफ क्या कह रहा है। नवाज शरीफ आइन की पासदारी की बात कर रहा है, नवाज शरीफ हल्फ की पासदारी की बात कर रहा है, नवाज शरीफ अदलिया की आजादी की बात कर रहा है। और आज मैं अभी सुन रही थी कि मुझे किसी ने एक मैसेज फॉरवर्ड किया कि ये जो सिलेक्टेड हुक्मरान है इमरान खान, वो कहते हैं कि एक जज को ऑपोजिशन बड़ा चढ़ा रही है। किस जज की बात कर रहे हैं जानते हो ना? और ये भी जानते हो ना कि काजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की थी और क्यों की थी? कौन बताएगा मुझे कि क्यों की थी काजी फाइज ईसा को निकालने की साजिश? कौन बताएगा? इधर आओ बेटा, इधर आओ, मेरे बच्चे इधर आओ। नहीं नहीं, मेरे पास आओ, मेरा माइक शेयर करो, आजो आजो। किधर गया बच्चा? हम सब चारों सूबों की आवाज है। इधर आओ बेटा। अब मुझे बताओ, इसमें आपका रिप्रेजेंटेटिव यहां खड़ा है, मैं उससे पूछना चाहती हूं कि क्या आप सब लोग ये जानते हो कि काजी फाइज ईसा को किसने निकालने की साजिश की और क्यों की? करो बेटा, बात करो। जी मैम, जैसा कि आप बता रही थी कि काजी फाइज ईसा को किसने निकाला और किस वजह से निकाला, ये हमें बिल्कुल बाखूबी पता है। उसकी वजह यह है कि फैजाबाद जो धरना हुआ था हुकूमत गिराने का, उसके ऊपर जो सदारती रेफरेंस बनाया था इन्होंने, उसके ऊपर उनका जो फैसला था हक की और सच की बुनियाद पर, तो उस वजह से इनको निकाला गया था। शाबाश, थैंक यू, मुझे खुशी है। मेरे बच्चों, एक बात मैं और आपको समझा दूं, मैं एक बात और आपको समझा दूं कि हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना। ये वो वाली वर्दी है, मेरे फौजियों की वो वाली वर्दी है जो सियाचिन में हमारी हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं, और जिनकी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे जब वो वर्दी को उनको दफनाने के लिए आते हैं तो वो खून में आलूद वर्दियां होती हैं। हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, हमने पहचानना है कि उस वर्दी को दागदार करने वाले 2 या 3 किरदार कौन से हैं, और उन किरदारों को फिर हमने वर्दी की आड़ नहीं लेने देनी। आज ये जो आप आवाज उठा रहे हो ना पापा जॉन्स के खिलाफ और पिज्जा वालों के खिलाफ, वो इसलिए है, नवाज शरीफ को समझ आ रही है कि मेरी आवाम को सब समझ आ रही है। और जनरल आसिम सलीम बाजवा कौम के नौजवान आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपके पास खरबों की जायदादें कहां से आईं? जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, कौम ये जानना चाहती है कि आप एक नौकरी पेशा होने के बावजूद खरबों की पाकिस्तान, पूरी दुनिया में फैली हुई जायदादें कैसे बना गए। और अगर एक 3 दफा का वजीर आजम एक इंतकामनामा एहतसाब के सामने पेश हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान में कोई मुकद्दस गाय है? अगर आपकी बहन 200 पेशियां कर सकती है, नैब की भुगत सकती है अपने वालिद के साथ, तो फिर किसी को क्या अमर माने हैं? आसमान से यहां कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा।
और नवाज शरीफ यही बात कर रहा है मेरे बच्चों। नवाज शरीफ अदलिया की आजादी की बात कर रहा है, नवाज शरीफ मीडिया की आजादी की बात कर रहा है। और आप देख रहे हो ना मीडिया को, कि मीडिया को एक चीज फीड की जाती है और उसके बाद पूरे मीडिया को मजबूर कर दिया जाता है कि वही रटा रटाया सबक आपके सामने पढ़ दे। और जो इस सबक को पढ़ने से इनकार करते हैं उनको उठा के नैब की जेलों में डाल दिया जाता है। और नवाज शरीफ और क्या बात कर रहा है? नवाज शरीफ कहता है कि पाकिस्तान की जो सबज किताब है आईन की, इसको जूतों के नीचे रोंदने वालों को सजा दो, उनको निशाने इबरत बनाओ ताकि मुल्क के अंदर मुशर्रफ जैसे दोबारा पैदा ना हो सके। नवाज शरीफ कहते हैं कि अवाम का मैंडेट चोरी करने वालों को कटहरे में खड़ा करो, आपके कटहरे में खड़ा करो, ताकि आप उससे सवाल पूछें कि हमारा वोट चोरी करने की जुर्रत किसको हुई। पूछोगे ये सवाल, या आपको मंजूर है कि आप वोट किसी और को दो, निकले किसी और के सामने? और वोट को इज्जत दो मेरे बच्चों सिर्फ एक नारा नहीं है। वोट को इज्जत दो का मतलब मैं आपको समझाती हूं, जरा गौर से सुनना। जब वोट को इज्जत मिलती है मेरे नौजवानों, तो आपको लैपटॉप्स मिलते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, आपको वज़ाइफ मिलते हैं, आपको आपके जो गरीब तलबा हैं आप में से उनकी फीस की अदायगी हुकूमत अपने जिम्मा लेती है। आपके लिए नए स्कूल्स और कॉलेजेस बनते हैं। पंजाब में कितने नए स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनी, आप लोग इसके गवाह हो ना। शहबाज शरीफ के दौर में गवाह हो ना। इंटर्नशिप्स मिलती हैं, पेड इंटर्नशिप्स मिलती हैं, यूथ लोन्स मिलते हैं ताकि आपको दर बदर के धक्के ना खाने पड़े और नौकरियों के लिए अपना पूरा जिंदगी खराब ना करनी पड़े। जब वोट को इज्जत मिलती है मेरे बच्चों, तो 22-22 घंटे की लोड शेडिंग जीरो पे आ जाती है। जब वोट को इज्जत मिलती है तो जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर में होने वाले बम धमाके खत्म हो जाते हैं। जब वोट को इज्जत मिलती है तो हर रोज आपकी खुद मुख्तारी पर होने वाले ड्रोन अटैक्स खत्म हो जाते हैं। और दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन खुद चल के आपकी सरजमीन पर आता है, बस में बैठ के आता है, आपके वजीर आजम के घर आता है और वहां जाता है मीनारे पाकिस्तान, और 72 साल से जो उसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, वो मीनारे पाकिस्तान पे खड़ा होकर आपके वजूद को तस्लीम करता है। और जब वोट को इज्जत मिलती है तो महंगाई 45 इयर्स की लोएस्ट पे आ जाती है। जीडीपी रेट 2.7 से या 1.7 से बढ़ के 5.7 पे जाता है और 6% उसकी ग्रोथ के चांसेस होते हैं। मोटरवेज का जाल बिछता है, सड़कों का जाल बिछता है, मेट्रो बस बनती है, ऑरेंज लाइन बनती है, सनतें बनती हैं, और पाकिस्तान में $60 अरब का सी पैक आता है। और पाकिस्तान फैटिफ से ग्रे लिस्ट से निकल आता है। और जब मेरे बच्चों वोट को इज्जत नहीं मिलती तो आपको लैपटॉप्स मिलने बंद हो जाते हैं, आपको वज़ाइफ मिलने बंद हो जाते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बनने बंद हो जाते हैं, आपकी तालीम का बजट आधे से भी कम रह जाता है, आपकी बैरून मुल्क मुफ्त तालीम का सिलसिला बंद हो जाता है, आपकी फीसें बढ़ जाती हैं, आपके घर में रोटी महंगी हो जाती है, चीनी महंगी हो जाती है, आटा महंगा हो जाता है, सेहत की सहूलियात बंद हो जाती हैं, मुफ्त दवाइयों की फराहमी बंद हो जाती है, बल्कि दवाइयों की फराहमी आवाम के लिए बंद हो जाती है। और
हर घर में मसले होते हैं, आपके घरों में भी मसला होगा। मैं अच्छे से जानती हूं, आपके वालिदैन भी बैठ के सोचते होंगे बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, आपकी फीसें भरे या घर का खर्चा चलाएं। ये मसले हैं ना, आजकल हर घर में है ये मसले। और जब आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती तो दहशतगर्दी फिर से सर उठा लेती है। अभी देखा ना पेशावर में मदरसे के मासूम बच्चों के साथ क्या हुआ, और नालायकी पाकिस्तान को घेर लेती है। कारोबार बंद, रोजगार बंद, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। दोस्त मुल्क सब पीछे हट जाते हैं और कश्मीर भी हाथ से चला जाता है। कश्मीरियों का मुकदमा हम हार बैठते हैं, डॉलर बेलगाम हो जाता है और ग्रोथ रेट जमीन के नीचे चला जाता है। और 17,000 अरब का तारीखी कर्जा लिया इस नालायक हुकूमत ने, और उस कर्जे में आपका मुस्तकबिल गिरवी रख दिया। ये वो पैसा है, अगर कर्ज लिया था तो ये वो पैसा था जो आपके ऊपर लगना चाहिए था, जो आपकी एजुकेशन पे लगना चाहिए था, आपकी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पे लगना चाहिए था, आपकी तालीम, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी फीसों पे, आपके रोशन मुस्तकबिल पर लगना चाहिए था। उससे गरीब का इलाज होना था, गरीब को रोटी मिलनी थी, बुजुर्ग और पेंशनर्स के घर का चूल्हा जलना था, बेवाओं यतीमों की कफालत होनी थी, नौकरियों का बंदोबस्त होना था। लेकिन ये 17,000 अरब का जो नया कर्जा है, ये आपकी बजाय आटा चीनी चोरों की जेबों में चला गया। ये कर्जा माफियाज की जेबों में चला गया, बिजली चोर माफिया की जेबों में चला गया, गैस चोर माफियाज की जेबों में चला गया। और क्या इस बात की गवाही देते हो कि 17,000 अरब कर्जे के बावजूद एक ईंट नहीं लगी पूरे पाकिस्तान में? मानते हो ना? मुल्क फिर भी कंगाल, और महंगाई ने घर उजाड़ दिए। ये होता है जब आपका वोट चोरी होता है, और जब एक अकल, तजर्बा और सलाहियत से आरी शख्स को उठाकर वजीर आजम की कुर्सी पे हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया जाता है। और मेरे बच्चों याद रखना, जब आरटीएस बिठाया जाता है तो पूरा मुल्क बैठ जाता है। जब आरटीएस बिठाया जाता है तो मईशत बैठ जाती है। जब आरटीएस बिठाया जाता है तो अदल का निजाम बैठ जाता है, और जब अदल का निजाम बैठ जाता है तो नजरिया जरूरत के तहत फैसले आते हैं। तब अरशद मलिक जैसे जजेस को इस्तेमाल किया जाता है, और काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज जैसे इम्पेकेबल इंटेग्रिटी के हामिल जजेस की किरदार कुशी की जाती है। और फिर ये होता है कि जजेस खुद इंसाफ के मुंतजिर होते हैं, और जब आपसे जवाब मांगा जाए तो गद्दारी के फतवे बांटते हो। मेरे बच्चों, अगर उर्दू लुगत में, उर्दू डिक्शनरी में आईन की पासदारी करने वालों को, आईन का सबक देने वालों को, आईन का सबक पढ़ने वालों को, आईन का सबक मानने वालों को गद्दार कहा जाता है, तो फिर यहां पर 22 करोड़ गद्दार हैं। फिर हमें अपने मुस्तकबिल के इन मेमारों में से भी गद्दारों की जरूरत है। और अगर गद्दारी के इल्काबात के पीछे की कहानी जानना चाहते हो तो मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देती हूं, एक मिसाल। अभी 2-3 दिन पहले आपने सुना ना कि अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभिनंदन को छोड़ते हुए टांगे कांप रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद एक बहुत खतरनाक बयान एक वफाकी वजीर की तरफ से आता है, जिसमें उन्होंने शायद ये इंप्रेशन दुनिया को मिला कि शायद वो जो पुलवामा हमला है उसमें अल्लाह ना करे पाकिस्तान मुलव्विस है। पूरी कारस्तानी आपको समझ आ जाएगी। और भारत ने तो दोनों को अपनी मर्जी का रंग दिया। 75% 80% आज उस वफाकी वजीर के बयान का फायदा उठाकर
ना सिर्फ भारत बल्कि भारत का वजीर आजम भी हमें चार्जशीट कर रहा है उस वजह से। लेकिन इतनी सीरियस एलिगेशंस के बावजूद DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो अयाज सादिक की बात करते हैं, वो उसका जवाब देते हैं। तो क्या हम पूछने में हक बजानिब नहीं कि जो एक बहुत ही बिनाइन सा बयान था और आपकी तरफ था भी नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको हमारी अफवाज पाकिस्तान की तरफ क्यों मोड़ दिया? हम तो ये नहीं कह रहे, हम तो इस जाली हुकूमत की बात कर रहे हैं। आपने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? और अगर आपने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने वफाकी वजीर जो हैं उनके इल्जामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? तो मैं ये दिल से समझती हूं कि अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अवाम के सामने आएगी तो फिर हम सवाल करने में हक बजानिब हैं। और मैं ये दिल से समझती हूं कि जो DGISPR हैं वो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, हमारे इदारे के स्पोक्स पर्सन हैं, उनको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। आप इमरान खान और जो हुकूमत है वो तो उसको तो बहुत फायदा है अगर इदारों को वो सियासत में घसीटे, उसको सूट करता है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान को और इदारों को ये बात बिल्कुल सूट नहीं करती कि वो एक सियासी जमात के पीछे खड़े हुए नजर आए। वो उतने उनके उतने हमारे भी हैं, उतने आपके भी हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है, ये गलत रवायत है और इससे अवाम और इदारों के दरमियान खलीज बढ़ती है और फिर लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो इल्जामात आप पर लगाए जा रहे हैं वो सच हैं। इससे दूरी इख्तियार करनी चाहिए, इसकी इस्लाह करनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो इसको दोबारा इस पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए। बाकी तो मेरे बच्चों, आखिर में पाकिस्तान के शेर जवानों, आपको अपनी बहन मरियम नवाज के साथ एक अहद करना है और हाथ उठाओ कि आज आपने अहद करना है कि आइन और कानून पर चलकर वोट की इज्जत करवाओगे। आपने अहद करना है कि आप अपनी राय, अपना वोट और अपने हक की निगहबानी करोगे। आज आपने मेरे साथ अहद करना है कि आपने जमहूरी और पुरअमन रास्ते पे चलकर अपने हक के लिए आवाज उठानी है। आपने अपने मुंतखब नुमाइंदों के लिए आवाज उठानी है और आप किसी को इजाजत नहीं दोगे कि जो लोग आपके वोट से आते हैं उनका इस्तेहसाल कोई और कर सके। आप ही उनके मालिक हो, आप ही उनके जवाबदेही कर सकते हो। आपके वोट से वो आएंगे, आपके वोट से वो जाएंगे। और आखिर में मेरे साथ ये वादा करो कि ऐसा मुल्क बनाओगे जो अपने फैसले खुद करेगा। इंशाअल्लाह बनाओगे ना? और जहां अल्लाह करे कि वो बहार उतरे मेरे नौजवानों, जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। शेर जवान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहो, सलामत रहो।